नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। मैं वीरेंद्र सोलंकी एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। अपनी जो MCQ सीरीज चल रही थी उसका अगला पार्ट केमिस्ट्री का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण, अपचयन वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि थ्योरी भी साथ साथ कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। और एक सूचना, एक कमेंट आया था कि भाई कार्बन और उसके यौगिक का एक शॉर्ट वीडियो बना के कम समय का और उसकी थ्योरी करवा दी जाए, तो कल सुबह कार्बन और उसके यौगिक का आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है अपने से, दिख तो रहा है, ठीक है। निम्न में से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है रे। ये सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का दहन, मैग्नीशियम फीते का दहन या एथीन का हाइड्रोजनीकरण। कोयले का दहन का मतलब है C+O2, क्या बना CO2। ये कह रहा मैग्नीशियम फीते का दहन Mg+O2 2MgO, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका हाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। और जब इसकी अभिक्रिया होती है तो एथीन से क्या बन जाता है, एथीन, एथेन बन जाता है। तो इन तीनों अभिक्रिया में देखो जो क्रियाकारक हैं वो आपस में जुड़कर एक उत्पाद बन रहा है। ये देखो, ये भी इसके अंदर हाइड्रोजन गैस और एथीन दोनों क्रियाकारक हैं, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है, और क्या बना दिया, एथीन। यानी जिस अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक मिलकर संयुक्त होकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये जो है चारों के चारों है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, देखिए ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है CuSO4 प्लस जिंक बदल रहा है ZnSO4 प्लस Cu, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। संयोजन का, अपघटन का, विस्थापन का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विस्थापन जो अभिक्रिया है ना, विस्थापन अभिक्रिया का एक रूल होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं कहूं कि कोई क्रियाकारक A है, ये किसको विस्थापित करता है, मान ले कि ये B को विस्थापित करता है, कि किसको करता है, B को। तो A है जो वो B को विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब A की जो क्रियाशीलता है वो B से ज्यादा होगी तो ही ये इसको विस्थापित कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मतलब जो तत्व किसी दूसरे को विस्थापित करता है तो उसकी खुद की उतनी पावर होनी चाहिए कि उसको हटा सके उसकी जगह से, समझ में आएगा ना चीज। तो उसकी क्रियाशीलता क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ठीक है। तो अब देखिए CuSO4 Zn, अब यहां पर आप लोग देखो कि इस Cu को विस्थापित कौन कर रहा है, Zn। मतलब Zn किसकी जगह पे आ रहा है, कॉपर की जगह पे। जिंक किसकी जगह पर आ रहा है, कॉपर की जगह पे, और इसको यहां से विस्थापित कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर जो है वो, सॉरी जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी रे, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आपकी 10वीं की किताब के अंदर एक सारणी दे रखी है, सक्रियता सारणी, ठीक है ना। तो वो मैं आपको उसकी फोटो खींच के और आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जरूर जाना एक बार, ठीक है ना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं इसकी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। वहां पर बताया गया है कि कौन सा तत्व किससे ज्यादा सक्रिय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई, ये कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया दे रखी है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। संयोजन का है, विस्थापन का है, द्विविस्थापन। देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये AQ किसका साइन होता है, एक्वस, यानी नमी है इसके अंदर। ये दे रहा है CO2। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब बुझे हुए चूने को पानी के अंदर मिलाया जाता है तब बनता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसके अंदर नमी है। फिर ये जब सूखता है, ये जब वायु के संपर्क में आता है तब इससे क्या बनती रे, इससे बनता है CaCO3, ठीक है। नमी निकल जाती है, ये बनता है। तो अब देखो CaOH का होल ट्वाइस और CO2 ये दोनों क्या हो रहे हैं, संयोग कर रहे हैं आपस में।
संयोग करके क्या बना रहे, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे। संगमरमर या मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो यही है, संगमरमर या मार्बल का जो फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे, योग करके बना रहे हैं, संयोग करके बना रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। चौथा देखिए, निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, अमोनिया का निर्माण या कंपोस्ट का निर्माण, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना प्राकृतिक गैस का दहन कहीं पे भी होगा तो उससे ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। श्वसन में भी जब भोजन का पाचन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना। श्वसन के अंदर भी भोजन का जब पाचन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है भाई। जैसे कि ये C6H12O6 इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ते हैं, ठीक है। तो 6CO2 प्लस 6H2O साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा। तो कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी। देखो अगर किसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ अगर एनर्जी बाहर आती है, यानी उत्पाद के रूप में एनर्जी मिलती है, यानी एनर्जी बाहर आई, तो ऊष्माक्षेपी। और अगर किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक के साथ हम एनर्जी को इंक्लूड करते हैं, डालते हैं, यानी उसको ऊर्जा दी, तो ऊष्मा शोषी, ठीक है ना। शोषी का मतलब लेने वाला, क्षेपी का मतलब देने वाला। ध्यान रखना, जैसे कि अगर मान ले ये अभिकारक है, ये अभिक्रिया हो रही है C+D में, अगर यहां पे आप एनर्जी ऐड करते हो तो है ऊष्मा शोषी, और अगर यहां पे एनर्जी निकलती है तो क्या है, ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। तो ये सब के सब, अमोनिया का निर्माण ये भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कंपोस्ट का निर्माण ये भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो चारों के चारों किसके आंसर हो गए रे, ऊष्मा क्षेपी के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या है, ऑल, सबके सब। चारों उदाहरण लिखे हुए, इसीलिए लिखे हुए ताकि आप लोग याद कर सको। समझ में आ गई चीज, याद करने के लिए ही लिखे हुए। फिर नंबर 5 देखो आप लोग, यूरिया का जल में घुलना कैसे अभिक्रिया है। यूरिया का जल में घुलना, ध्यान रखना रे, यूरिया का जल में घुलना, अमोनिया का निर्माण तो क्या है, क्षेपी, और यूरिया का निर्माण क्या है, शोषी। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आ गई चीज, ठीक है। जिसमें एनर्जी ली जाती है शोषी, इसमें बाहर आती है क्षेपी। ये देखो रे, ये कह रहा है CaCO3, ठीक है, और इससे उत्पाद बन रहा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे पहली बात तो ये एक है, एक से कितने बने रहे, 2, तो जाहिर सी बात है कौन सी अभिक्रिया, वियोजन यानी अपघटन। कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल उत्पाद टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन या अपघटन। कौन सी है, वियोजन या अपघटन, ठीक है। तो अपघटन तो है, अभी कह रहा कौन सा अपघटन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये तापीय अपघटन है। ये जो चित्र है त्रिभुज का, ये किसका साइन है रे, ऊष्मा देने का, तापीय अपघटन है। कैसा अपघटन है, तापीय अपघटन। ये अभिक्रिया सिर्फ इसीलिए लिखी रहे, बिल्कुल ध्यान से इसका आंखें खोल कर देख लेना, ठीक है, ताकि याद रह जाए, है ना। दिमाग में घूमनी चाहिए कि हाँ ये बताया था एग्जाम हॉल में, है ना। चलिए, फिर ये लिखा हुआ है, ये अभिक्रिया दी हुई है, इसको तो तुम लोग स्टार कर ही लो। हो सकता है कि ऐसा का ऐसा तुम लोगों से पूछ ले, डिट्टो एज इट इज, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कह रहा है इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में X, Y और Z बन रहा है। तो ये कह रहा है X क्या है, Y क्या है, Z क्या है, ठीक है। ये कह रहा है X है PbO, Y है NO2 और Z है O2। ध्यान रखना, लेड ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, तीनों बन रहे हैं। अब अगर पूछ ले, ये कह दे भाई इसकी अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया का समीकरण क्या होगा, तो देखो PbO NO2 और फिर ऑक्सीजन। अब देखो अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है, पूछ ले, क्या पता। देखो
इधर के परमाणु की संख्या, इधर के कुल परमाणुओं की संख्या हो और इधर के कुल परमाणुओं की संख्या, यानी क्रिया कारकों के कुल परमाणुओं की संख्या, ठीक है, पर्टिकुलर, जैसे कि लेड के अगर 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन के इधर है उतने ऑक्सीजन के उधर भी होने चाहिए, ठीक है ना, तो वो समान होनी चाहिए, तो क्या अभिक्रिया संतुलित। देखिए इधर अगर अपन बात करें तो 2Pb, ठीक है, लेड के कितने अरे 2 हैं, ठीक है। अब देखो NO3 और बाहर 2 लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6 दूनी 8, सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए, आगे इंटू में 2 और है, आगे इंटू में 2 और है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 12, ठीक है। फिर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कितना है, ये 1 ये 2, 2 और आगे का 2 4, नाइट्रोजन कितने हो गए 4। अब देखो इधर नाइट्रोजन 4 है कि नहीं है, नाइट्रोजन 4 चाहिए, ये रहा नाइट्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 12 करने रहे अपने को, तो देखो 2 तो ये है और 4 ये हैं, कितने हो गए 6 और 2 ये हैं, कितने हो गए 8, अपने को कितने करने रहे 12 करने हैं, तो यहां पे तुम लोग 3 लगा दो, तो 3 दूनी 6, 4 और 2 6, इस प्रकार से अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। 6 दूनी 8 है ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, जल के क्वेश्चन नंबर 8 देखो रे, ये कह रहा है जल के विद्युत अपघटन के अंदर एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी रे, कौन सी गैस प्राप्त होगी जल के विद्युत अपघटन में। एक बात बताओ रे, जल के अंदर है क्या चीज, H2O 2H+O-2, अगर इसको तोड़ेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। अब ये मान लो क्या है एनोड और ये क्या है रे कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। अब इसमें से पॉजिटिव ये है ना, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा रे H2 गैस। ये पॉजिटिव है, माइनस वाला इसकी तरफ आकर्षित होगा, ये यहां आके इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सी गैस बनाएगा ऑक्सीजन। तो एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त हो रही है ऑक्सीजन। क्वेश्चन 9, नमक के विद्युत अपघटन के संबंध में सही है। देखो रे ये भी अच्छा सवाल है, नमक का विद्युत अपघटन करा रहे, मतलब वही अभिक्रिया NaCl प्लस H2O और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो ये कह रहा है कैथोड पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस। अभी अपन ने बताया था कैथोड पर क्या होगा, कैथोड ऋणावेशित एक इलेक्ट्रोड है, ये 2H प्लस उसके पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा हाइड्रोजन। एनोड पे अब देखिए NaCl में से क्या आएगा Cl, तो एनोड पर देखो 2Cl, एनोड कैसा धनात्मक, ये माइनस वाला उसके पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन उसको देगा, क्या बनाएगा क्लोरीन, ठीक है। और विलियन के अंदर एनोड कैथोड तो हो गया, अब जो विलियन है उसके अंदर क्या होगा रे NaOH। तो ध्यान रखना नमक के विद्युत अपघटन की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका विलियन कैसा होता है, अगर पूछ ले तो क्या होगा रे क्षारीय, प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है प्रबल क्षार है, ठीक है। कैसा क्षार है प्रबल क्षार है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये तीनों के तीनों सही है रे, ठीक है। थ्योरी इसीलिए साथ साथ हो रही है, सवाल इसीलिए बना के लाया हूं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, ये कह रहा है प्रकाशिक अपघटन के उदाहरण है रे, सूरज बाबू जी मुंडेड़ा है, ठीक है। देखो 2AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो वियोजन हो रहा है वो सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर, और सिल्वर ब्रोमाइड का जो है वो हो रहा है सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दोनों की दोनों अभिक्रिया किसकी है, प्रकाशीय अपघटन की अभिक्रियाएं हैं। किसकी है प्रकाशीय अपघटन की। सीधी अभिक्रिया देके पूछ लेगा कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कौन सी है प्रकाशीय अपघटन की, ठीक है। ये तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर काम में आता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर।
निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव ही नहीं है? देखो ये क्वेश्चन कैसा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है भाई जो संभव ही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो रे, ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया। पहले मैं आपको उत्तर बता दूं फिर क्या कारण बता रहा हूं। ये तीनों तो है संभव, ये वाली संभव नहीं है। अभी जस्ट अपन ने एक सवाल पढ़ा था, उसके अंदर ये था रे CuSO4 प्लस Zn था, फिर क्या था ZnSO4 प्लस Cu पढ़ा था। वहां मैंने आपको यह बोला था कि जो तत्व जिस दूसरे तत्व को विस्थापित करता है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। यहां पर अपन ने क्या कहा था कि जिंक की क्रियाशीलता जो है, जिंक की क्रियाशीलता किससे ज्यादा है? कॉपर से, इसलिए ये इसको विस्थापित करेगा। यहां पे देखो उल्टा दिया हुआ है Cu इधर है और जिंक इधर है, यानी Cu की क्रियाशीलता, भाई इस अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि जिंक की क्रियाशीलता किससे ज्यादा है? Cu से। अगर Cu की क्रियाशीलता क्या है? कम है ना, इसका मतलब तो अगर ये कम है इसकी क्रियाशीलता, तो बताओ रे जिंक को उसके विलयन में से कैसे विस्थापित करेगा? नहीं कर सकता ना। तो ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बोला था कि वो क्रियाशीलता की जो फोटो मैं यहां डालना भूल गया, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। उसके बेस पे ये क्वेश्चन मान लो ये अभिक्रिया दी हुई और कोई दूसरी दे दे तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, उसको याद कर लेना। आप लोग समझ में आ गए ना? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो ये अभिक्रिया संभव नहीं हो सकता, यही पूछ ले सीधा ही। समझ में आ गई चीज? क्यों संभव नहीं है? क्यों? क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम है। भाई पतला आदमी है, आदमी ना को ले सके, नहीं ले सके। समझ में आ गई? देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखो निम्न में से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का देखो, विस्थापन के अंदर तो क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से या उसके स्थान से विस्थापित करेगा। द्विविस्थापन में क्या है? आवागमन होगा रे, आदान प्रदान होगा, आयनों का या तत्वों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। एक इधर जाएगा, दूसरा इधर आएगा। ध्यान से देखो, इस अभिक्रिया में इसमें या इसमें, चारों के अंदर आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, देखो यहां से सोडियम गया, यहां से क्लोरीन गया, NaCl BaSO4 चेंज हुए। ठीक है, उसके बाद में यहां से Cl गया, यहां से SO4 आया, 2HCl BaSO4। उसके बाद में KCl AgNO3, यहां से K, यहां से Ag KNO3 AgCl, फिर PbNO3 लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो यहां से पोटेशियम, ठीक है, और यहां से लेड। तो चारों की चारों अभिक्रियाएं कैसी है भाई? द्विविस्थापन है। तो ये इसलिए लिखी गई है आप लोगों के, ताकि आप लोग इनको एक बार दिमाग में बैठा लो कि हाँ भाई ए, और इसलिए लिखी है ताकि एक आइडिया लग जाए कि भाई होता क्या है। समझ में आए ना चीज? आइडिया के लिए ही ये यहां लिखिए, और हो सके तो इनको दिमाग में बैठा लेना। अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, हो सकता है इनमें से कोई उठा के पूछ भी ले। ठीक है, चलिए तो कौन सा हो गया भाई? चौथा। फिर देखो ये कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया में संयोजित होते हैं कि अगर उदासीनीकरण की अभिक्रिया अपन करवा रहे तो कौन? जब कोई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन संयोजित होकर? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। यह कह रहा प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। फिर है उदासीनीकरण का उदाहरण कौन है रे? देखो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है भाई। ध्यान रखना कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार है। यह है रे प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल। एसिटिक एसिड जो है वो है ना दुर्बल अम्ल है। कैसा है? दुर्बल। और NaOH क्या है? प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, ये दोनों के दोनों प्रबल है। क्या है? दोनों के दोनों प्रबल। ये प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है। ठीक है, तो उदासीनीकरण में अभी बताया था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर मिलते हैं
तो वो उदासीनीकरण होती है। बनता क्या है, लवण और जल। देखो रे NaCl लवण नहीं है क्या, नमक है और जल। अब दूसरी चीज, अगर आपको यह अभिक्रिया दे दी डायरेक्ट और पूछा इसका विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन, तो जो प्रबल होगा ना उसी की प्रकृति का विलयन होगा। प्रबल कौन है यहां पे, अम्ल, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। यहां पे प्रबल कौन है, क्षार, तो इसका विलयन कैसा होगा, क्षारीय। डायरेक्ट एक अभिक्रिया दे दी, पूछ लेगा निम्न में से इसके विलयन की प्रकृति होगी बताओ, ठीक है। तो जो उस अभिक्रिया में प्रबल होगा, अगर प्रबल अम्ल है तो विलयन अम्लीय प्रवृत्ति का, अगर प्रबल क्षार है तो विलयन क्षारीय प्रवृत्ति का। दोनों इक्वल है तो कोई प्रवृत्ति नहीं, विलयन उदासीन होगा, उसकी पीएच 7 होगी, लवण और जल बनेगा। उदासीनीकरण की अभिक्रिया रे तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया, वियोजन। ध्यान रखना, उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो होती है तीव्र अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, तीव्र। पूछ ले लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो मंद अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया, ठीक है। और किसी भी अभिक्रिया की गति को अगर परिवर्तन करना तो उसमें क्या डाल देंगे, उत्प्रेरक। क्या डाल देंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो 4 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, और एक होता है जैव उत्प्रेरक, जिसको अपन क्या कहते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, हाँ एक होता है स्वतः उत्प्रेरक। तो 4 उत्प्रेरक है, कितने हैं, 4, धनात्मक, ऋणात्मक, जैव उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक, ठीक है। चलिए, निम्न अभिक्रिया में ये ऊपर लिखा हुआ है NO, गैस के रूप में। ये पूछ रहा है कि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो इस यहां पे किसकी भूमिका में है, मतलब ये उत्प्रेरक है ना, विषमांगी है, समांगी है, धनात्मक है, कैसा है। एक बात देखना रे, बात करते हैं विषमांगी और समांगी की। अगर पूरी अभिक्रिया के अंदर, अगर पूरी अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक और उत्पाद, इनकी अवस्थाएं एक ही, यानी क्रियाकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है, और अगर हमने जो उत्प्रेरक डाला वो भी गैस है, यानी सबकी अवस्था एक जैसी है, तो समांगी उत्प्रेरक। और अगर अवस्थाएं अलग अलग है, मान लो क्रियाकारक द्रव है और उत्प्रेरक ठोस है, उत्पाद गैस है, तो क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक। क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरक, है ना। तो ये कौन सा है रे, अब देखो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सबकी अवस्था एक जैसी है ना, कौन सा हो गया, समांगी उत्प्रेरक। फिर देखो भाई, ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया के अंदर ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये किसका काम कर रहा है, अभिकारक का काम कर रहा है, नहीं रे। उत्पाद है तो उत्पाद तो है, और उत्पाद के साथ में और क्या, स्व उत्प्रेरक। मतलब ये होगा रे कि जिस अभिक्रिया के अंदर, जिस अभिक्रिया के अंदर अगर उत्पाद ही उत्प्रेरक के जैसे काम करने लग जाए तो उसको कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। क्या कहते हैं उसको, स्वतः उत्प्रेरक। तो इस अभिक्रिया में ये किसकी भूमिका निभा रहा है, स्वतः उत्प्रेरक की। तो यह उत्पाद तो ही है, साथ में क्या है, स्वतः उत्प्रेरक। तो ए और बी और सी दोनों हो गए, ठीक है। लोहे में जंग लगने से उसका भार, लोहे पर जब जंग लगता है तो क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जब बनेगा तो लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ेगी, जब परत चढ़ेगी तो भार क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे सवाल होते इंपॉर्टेंट, लगते सरल है, ठीक है, क्योंकि भूल जावा उठ जावा जेते, कहीं है कहीं नहीं है, हादसा, ठीक है। अगला सवाल ये कह रहा है कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है, क्रिस्टलीकरण, अवसाद, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण को यशद लेपन भी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन। ये क्या है रे, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। लोहे पर जस्ता यानी क्या होता है भाई, जिंक की परत चढ़ाना। क्यों चढ़ाते हैं जिंक की परत, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए, उस पर जंग नहीं लगे, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन, जिंक की परत चढ़ाते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगला देखो, देखो भाई क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा रे, ये जो फेरस है ना, ये इस कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है तो इसको हटाएगा, हटा के खुद इसकी जगह पे आ जाएगा फेरस सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग कैसा होता है, नीला। तो प्रारंभ में विलयन का रंग कैसा था, नीला, लेकिन धीरे धीरे जब ये इसकी जगह पर आ जाएगा तब नीला रंग हल्का हो जाएगा या हट जाएगा, ठीक है ना, और इसकी वजह से हल्का हरा और भूरे रंग की परत आ जाएगी रे, किस पे, पानी के अंदर, सॉरी कील के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या होगा, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग फीका पड़ जाता है, यही है। और देख ले, लोहे की कील का रंग सफेद तो होने की बात ही नहीं है, लोहे की कील का रंग आसमानी, लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित, ठीक है, सिंपल ही था। उसके बाद यह कह रहा है FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन। देखो एक चीज देखो, ये लिखा हुआ है FeCl3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये देखो जब अपन इसको तोड़ते हैं अलग अलग तो ये जो है ना, इसको इसके ऊपर ले आऊं, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो Cl-, ये तो पता है ना, क्लोरीन पे माइनस और फेरस पे प्लस होता है। तो यहां पे Fe क्या है, +3 में है। फिर ये कह रहा है FeCl2, Fe+2Cl-। एक बात बताओ रे, +3 से किस में गया, +2 में, यानी धनावेश कम हुआ, धन कम हुआ तो क्या बढ़ेगा रे, ऋण बढ़ेगा ना, धन कम होगा तो क्या बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा। मतलब रे इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, और जब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेता है तो वो कौन सी होती है, ऑक्सीकरण के अपचयन, ध्यान रखना, बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है रे। अब देखो ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते बता देता हूं आपको। OF2 किसका पूछा है, ऑक्सीजन का ही पूछ लिया रे, ठीक है। तो जिसका पूछा है उसको मान लो x, उसको क्या मान लिया, x मान लिया, बीच में लगाओ रे प्लस, फिर ये जो ये 2 लिखा हुआ ना, इसको लिखो यहां पे। फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, बराबर में कर दो रे 0। समझ में आ गई, जिसका ज्ञात करना उसको x, फिर जितने तत्व हैं सबके बीच में क्या लगाना, प्लस लगाना है, और अगर यहां पे कुछ एक्स्ट्रा दिया उसको आगे उसका चार्ज जो है उसको गुणा करना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। तो क्वेश्चन नंबर 22 का है रे +2 कौन सा है, अब देखो रे आप लोग कहोगे मां साहब अभी तो आपने कहा ऑक्सीजन पे माइनस होता है, वो चार्ज होता है, ये ऑक्सीकरण संख्या है, ध्यान रखना दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है माइनस ऑक्सीजन का पूछा सीधा -2 पे, ये सवाल इसीलिए तो दिए जाते हैं। अभी इसने जानबूझ के ऑक्सीजन का पूछा है क्योंकि ऑक्सीजन रेगुलर अपन यूज में लेते हैं, पता है -2 होता है, -2 करके आगे ऑक्सीकरण अंक पूछा है, चार्ज नहीं पूछा है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है रे, देखो अभी मैंने 4 प्रकार बताए थे, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण और स्वतः उत्प्रेरण, ठीक है ना, धनात्मक और ऋणात्मक। तो समांगी भी होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, विषमांगी भी होता है, एंजाइम भी होता है, कौन नहीं होता रे, कृत्रिम उत्प्रेरण नहीं होता, कौन नहीं होता, कृत्रिम उत्प्रेरण नहीं होता, ठीक है। ओहो छोटा घणो है, दिख जाएगा ये, अब ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, करो कोशिश देखने की, दिख जाएगा ना।
एंजाइम क्या है रे? एक अम्ल है, पाचन घोल है, जैव उत्प्रेरक है, प्रोटीन है। अभी मैंने बताया था एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक है। क्या है? जैव उत्प्रेरक। ठीक है। अब 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक रासायनिक समीकरण से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कि रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है अपने पास में इस प्रकार से। मान लो ये कोई रासायनिक समीकरण है, ठीक है, जिसमें ये क्या है? क्रियाकारक, ये क्या है? उत्पाद। तो ये कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में बिल्कुल मिलती है कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, इसका ये नाम है। अभिकारक एवं उत्पाद पदार्थों के अणुओं के बारे में बिल्कुल पता लगा सकते हैं अपन, जैसे कि NaCl प्लस, जैसे कि ये लो, अब देखो HCl का एक अणु, NaOH का एक अणु मिलकर NaCl का एक अणु और जल का एक अणु बनाते हैं। तो अणुओं की संख्या आ गई, परमाणुओं की संख्या भी आ सकती है। इसमें कितने परमाणु? 2, इसमें कितने? 2, टोटल 4। इधर भी कितने रहे? 2 और 2 4। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसके बारे में पता लगा सकते हैं। फिर अभिकारक और उत्पाद के भार के बारे में भी पता लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मान लो अगर आपको भार नहीं दिया हुआ है 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, तो इसका अणुभार भी तो निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। क्लोरीन का कितना होता है? 17 दूना 34, लगभग 35 के बराबर होता है। टोटल कितना हो गया? 36। आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है। रासायनिक समीकरण से इन तथ्यों की जानकारी नहीं मिलती है। किसकी नहीं मिलती है? तो देखो, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था जब तक मेंशन नहीं करेंगे ना, तब तक मिलेगी नहीं जानकारी। ठीक है ना। तो जब तक मेंशन, अपन खुद मेंशन नहीं करेंगे कि ये द्रव है, कि ये गैस है, ये क्या है, तब तक जानकारी नहीं मिलेगी। सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती रही। अभिक्रिया की गति, पूर्णता का समय, आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक। अभिक्रिया की गति की सिर्फ समीकरण से, अभिक्रिया की गति का कभी पता नहीं चलता भाई, सिर्फ समीकरण से कभी पता नहीं चलता। फिर अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता या अनुत्क्रमणीयता तथा उष्माक्षेपी या उष्माशोषी होने की जानकारी यह भी नहीं प्राप्त होती। ठीक है ना। तो पिछले में तो क्या था? जानकारी किसकी किसकी प्राप्त होती है, ये क्या है? किसकी किसकी प्राप्त नहीं होती है। फिर है संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है या होनी चाहिए? कंपलसरी है। किसकी संख्या समान होनी चाहिए? परमाणुओं की। किसकी संख्या समान होनी चाहिए? परमाणु की। यह ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में। उसके बाद रासायनिक समीकरण को इस नियम के द्वारा संतुलित किया जा सकता है। कौन सा नियम रे? ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, अवोगाद्रो का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमेशा ध्यान रख, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है, न द्रव्यमान नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? सुरक्षित। तो कौन सा नियम है भाई? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह कह रहा है कि दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की बूंदे धीरे धीरे डालने पर बनने वाली गैस है। दानेदार जिंक पर तनु H2SO4 की बूंदे डालने पर क्या होगा? जो गैस बनेगी वो कौन सी गैस बनेगी रे? देख लो, अभिक्रिया हो गई आपके सामने। कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन गैस। लिए लो, और आ गया। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन के अंदर लोहे की कील डालने पर क्या होगा? कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाएगा, यानी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। लोहे की कील का रंग क्या हो जाएगा? भूरा। फेरस सल्फेट के कारण विलयन हरा हो जाएगा।
ठीक है, बता चुका हूं। ये कह रहा है इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है। ठीक है, अब एक बात देखो रे, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या पड़ गया रे, अकेला पड़ गया, यानी ऑक्सीजन गया तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब एक बात बताओ, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण किसके कारण हुआ, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। अगर ये कॉपर ऑक्साइड इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं देता तो क्या ऑक्सीकरण होता, नहीं होता। तो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण किसने करवाया, कॉपर ऑक्साइड ने। तो ऑक्सीकरण करवाने वाला कौन होता है, ऑक्सीकारक होता है। कौन होता है, ऑक्सीकारक। ठीक है, निम्न अभिक्रिया में, और इस अभिक्रिया में अपचय कौन था, यह भी जो थी अभिक्रिया CuO प्लस H2, ठीक है। अब देखो इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन। अपचयन क्यों हुआ कि ऑक्सीजन गया। अब ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीजन लिया किसने, हाइड्रोजन ने। तो ऑक्सीजन किसने लिया, हाइड्रोजन ने। तो भाई इसका अपचयन हुआ, तो अपचयन क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया। तो ऑक्सीजन लिया इसलिए अपचयन हुआ, तो हाइड्रोजन की वजह से अपचयन हुआ। तो जिसकी वजह से अपचयन होता है या जो अपचयन करवाता है वो कौन होता है, अपचायक। ये है पूर्णतया संक्षारण से मुक्त धातु है। ऐसी कौन सी धातु है जिन पे बिल्कुल जंग नहीं लगता, ठीक है, यानी नोबल धातुएं कौन सी है, नाम ध्यान रखना आप लोग। एक तो होता है गोल्ड, एक होता है प्लेटिनम। एक तो होता है गोल्ड, एक होता है प्लेटिनम, ठीक है। संक्षारण से चांदी के काली पड़ने का कारण है सिल्वर ऑक्साइड का निर्माण, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइड का निर्माण, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण और सिल्वर नाइट्रेट। अपने एक अभिक्रिया पढ़ी थी शायद कल की क्लास में, Ag+H2S, ठीक है। तो जब ये अभिक्रिया होती है तब AgS बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सिल्वर सल्फाइड के निर्माण, अगर पूछ ले कौन सी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। चांदी के काले रंग पड़ने के पीछे वातावरण में कौन सी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। बनता क्या है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण होता है। एक रासायनिक समीकरण के द्वारा कौन सी मात्रात्मक सूचनाएं दी जाती है, कौन सी मात्रात्मक सूचनाएं दी जाती है, ठीक है। अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों की सापेक्षिक मोलों की संख्या, अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों तथा रासायनिक उत्पाद के अणुओं की संख्या। ये तो मात्रा क्या पूछ रहा है, अरे मात्रा, मात्रा मतलब तोल, कितना भार काम आता है। तो केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर अपन पदार्थ को जब तोलते हैं, ठीक है, तो जो एक इकाई काम में ली जाती है उनको तोलने के लिए या उसके लिए एक वर्ड काम ले, वो होता है मोल। क्या होता है, मोल होता है, ठीक है ना। तो मोल क्या है रे, पदार्थ की मात्रात्मक इकाई है। क्या है, मात्रात्मक इकाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है रे, बंध बन रहा है, टूट रहा नहीं है। भाई एक बात, किसी चीज को तोड़ रहे हो तो ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। और मान लो मिलाप कर रहे हो, ताकत की जरूरत नहीं है, प्यार से हो जाती है वो बात, प्रेम से हो जाती है, स्नेह से। प्रेम में ताकत बहुत होती है, ठीक है। तो जब कुछ बनेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा रे, कुछ ना कुछ निकलेगा उससे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है, हमेशा ऊर्जा अवशोषित होती है, हमेशा ऊर्जा बाहर आती है। अवशोषित नहीं वेला रे, बाहरी जावेला, कहीं वाला बाहर। अगर मान लो टूटेगा, अगर किसी को तोड़ोगे तो ऊर्जा अंदर जाएगी,
अगर बंध बन रहा है, रासायनिक बंध बन रहा है, तो ऊर्जा बाहर आती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ध्यान रखना रे, रासायनिक प्रकृति किस पे निर्भर करती है? अच्छा क्वेश्चन है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके द्वारा कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लो आपको Na+ दिया हुआ है, Cl- दिया हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकृति के अंदर कुछ भी हो जाए, हर वस्तु चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव, स्थायित्व में रहना चाहती है, स्थायित्व प्राप्त करना चाहती है, भटकना नहीं चाहती। ठीक है, अब देखो इनके ऊपर एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है। चार्ज है रे ये दोनों, जो चार्ज होता है ना वो इधर उधर भागता फिरता है। ठीक है, और जब चार्ज खत्म हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, एक जगह आके बैठ जाता है। तो ये चार्ज कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता, हर आदमी चार्ज को खत्म करके एक जगह स्थिर होना चाहता है। तो देखो इसके पास प्लस है, प्लस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसके पास माइनस है यानी इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ये क्या करे, ये बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तेरे पास ज्यादा है, वैसे क्यों लेके घूम रहा है, मेरे को दे दे। तो ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो संयोग में काम में आते हैं। इन्हीं के द्वारा रासायनिक गुणधर्मों का वो पूरा मैटर तय होता है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तय होती है इनके द्वारा। ठीक है, ये कह रहा है हर KMnO4 अणु में इन सब की अपने को क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालनी है। KMnO4 दिख जाए तब ये देखो क्या लिखा हुआ है, KMnO4 पोटेशियम है, मैग्नीज है और ऑक्सीजन है। अब देखो रे, सबसे पहले अपन है ना मैग्नीज की निकालते हैं। मैग्नीज जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X लिखते हैं, बाकियों को बीच में प्लस। तो देखो पोटेशियम पे कितना चार्ज, +1। ठीक है, बीच में आया प्लस, इसकी अपने को निकालनी है तो X प्लस ये 4 आगे आ गया, इस पे होता है -2 बराबर में क्या कर देना, 0। तो देखिए 1 + X -8 बराबर 0, -8 प्लस का 1 कितना हो गया, 7 बराबर 0, X बराबर +7। मैग्नीज की कितनी है, +7। मैग्नीज का है बीच में, अभी भी 2 पड़े हैं, चलो कोई बात नहीं। अपन अब क्या करते हैं, पोटेशियम के निकालते हैं। ठीक है, तो जिसके निकालनी उसको X माना। मैग्नीज के अपने पास कितनी आ गई, 7 आ गई, प्लस में ऑक्सीजन 4 है, -2 बराबर 0। X + 7 - 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, X - 1 बराबर 0, X बराबर +1। पोटेशियम की कितनी आ गई रे, +1, दोनों में है। ठीक, और ऑक्सीजन की तो पता ही है रे, 0 तो हो ही नहीं सकती, ऑक्सीजन कितनी होती है 2। मतलब कुल मिला के ये तरीका ध्यान रखना, कहीं अटक नहीं जाओ आप लोग, है ना। तो भाई मान लो कोई और तत्व दे दिया, ठीक है ना, तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप ऑक्सीडेशन स्टेट। 38 हो गया, 39। निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? देखो नाइट्रोजन की पूछा है ना, यही निकाल देते रहे। नाइट्रोजन को X प्लस ऑक्सीजन की कितनी, -2 बराबर 0। ये 2 उधर जाएगा, कितने जाएगा, +2। इसको देखो, अब देखो इस यहां पे एक माइनस है ऑलरेडी, इसका खेल समझ लेना। नाइट्रोजन X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन की होती कितनी है, -2। अब ये ऊपर जो चार्ज होता है ना उसको बराबर में लिख दो, -1। अब देखो ना 2 दूनी 4, माइनस का उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का, ये -1 कितना हो गया, +3। इसको देखो नाइट्रोजन की निकालनी है तो 2x प्लस -2 बराबर 0। ये 2 उधर जाएगा, प्लस का, इसका भाग लगेगा, x बराबर +1। फिर नाइट्रोजन कितना है, 2 × x प्लस ऑक्सीजन कितना, 5 -2 बराबर 0। ठीक है, तो 2x बराबर -10, x बराबर 5। समझ में आया ना।
इस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल सकते हो। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है रे? भूरा किस कारण होता है? लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जम जाने की कमी से। यहां पे ढंग का दिखने वाला ऑप्शन ही एक ही है रे। तो ध्यान रखना, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण की वजह से। कागज किससे बनते हैं? अपन कहते हैं ना, पेड़ पौधे को काट काट के कागज बनाते हैं तो सेल्यूलोज से बनते हैं। तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण की वजह से, भाई वायु में तो ऑक्सीकरण है, ठीक है ना, तो पन्नों का क्या हो जाता है? उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृत गंदी हो जाता है। इसका कारण क्या है? आप लोगों को पता है, जो चिप्स वगैरह जो पैक्ड फूड आते हैं उन पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। जब एक्सपायर हो जाता है, उसकी मियाद पूरी हो जाती है, ठीक है ना, तो वो खराब हो जाता है। कारण क्या है कि जो अंदर का जो मैटर है ना, वो अंदर का मैटर के ऑक्सीकृत हो जाता है ऑक्सीजन से। ऐसे तो ऑक्सीजन प्राणवायु है, लेकिन खाद्य पदार्थ के साथ लंबे समय तक अगर पड़ी रहती है कोई खाद्य वस्तु, तो वो उसको ऑक्सीकृत कर देती है। कौन? ऑक्सीजन। और वो खराब हो जाते हैं, उनको कहते हैं विकृत गंधी, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है ना। इसलिए जो चिप्स वगैरह की पैकेट्स आते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। समझ में आ गई चीज? ठीक है। तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को अपन क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। गला दुकुंड हो रहे। देखो ये कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। बिल्कुल मिला देंगे। अच्छा, इधर समांगी मिश्रण है, उधर अमलगम है। पारद और कोई अन्य धातु अगर है तो वो कहलाता है अमलगम। ये मैं आपको बता भी तो चुका हूं ना। लोहा अमलगम नहीं बनाता, उसके अलावा सब बनाते हैं, बताया था। इसका मतलब ये सही है। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल बिल्कुल बनाते हैं, क्या दिक्कत है? तांबा और जस्ता ही तो होता है पीतल में। फिर ये कह रहे तांबा और टिन कांसा, ये भी सही है, ये करके जगह। और शीशा और टिन सोल्डर, यानी ABCD का 1 2 3 4 42। ये अपने हो गए 42 क्वेश्चन आज के। ये थे आपके रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण, मतलब जो मुख्य मुख्य चीजें थी वो मैंने इसमें इंक्लूड कर ली विद थ्योरी, ठीक है। तो अच्छे सवाल थे पूरा, मतलब भाई सवाल तो खूब सारे हैं, लेकिन काम के वो हैं जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है ना। तो विद कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको, इससे पहले आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा तो वहां पे भी पूरी थ्योरी, आप भले चेक कर लेना, आपके नोट्स कैसे कहीं से भी लिखे हुए हो, पूरी थ्योरी उसमें आ गई। आर्किमिडीज भी आ गया, दाब भी कर लिया, उत्प्लावकता कर लिया, केपलर के नियम कर लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, लिफ्ट वाला कर लिया, घूर्णन गति वाला कर लिया, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए, बाकी सवाल खूब सारे पड़े रहे, हजारों क्या 10 15 हजार 20 हजार सवाल एक टॉपिक के मिल जाते हैं, लेकिन काम के कौन से हैं वो अपने को डिसाइड करना पड़ता है। और उसी काम के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं, आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार, ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। और जब तक कंप्लीट मैटर सॉल्व नहीं कर दूं ना, तब तक रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। और आपका अगर अच्छा सपोर्ट रहा, ठीक है, तो इस रीट के बाद में आने वाले हर एग्जाम की अपन तैयारी करेंगे यूट्यूब के ऊपर, वो भी पूरी निःशुल्क, ठीक है। साइंस तो आप देख ही चुके हो, धीरे धीरे टीम बना लेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करो, शेयर। एक ही काम है आप लोगों का, बाकी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लिखना, सवाल बनाना, सब कुछ पढ़ाना मैं कर रहा हूँ। एक काम आपका है, वो आपको करना है, जरूर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।